तो आपका उदात्त हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। नमस्ते, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हमारा कविता क्या है, जो निबंध है शुक्ल जी का, वो लगा हुआ है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, निबंध शुक्ल जी के निबंध पे। तो देखते हैं कि शुक्ल जी का निबंध की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चिंतामणि भाग 1 में लगा हुआ है ये निबंध, चिंतामणि भाग 1 में, और स्वयं शुक्ल जी का कथन है यहाँ पे, पहले हम वो पढ़ेंगे। फिर इसके ऊपर हम देखेंगे कि चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं। देखिए, इन्होंने लिखा है, निवेदन, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहां कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों को पहुंचती है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता गया है। मतलब बुद्धि भी गई है, बुद्धि जहां जहां मार्मिक और भावाकर्षक स्थलों को पहुंची है, वहां हृदय भी थोड़ा बहुत, मतलब कहा, हृदय भी थोड़ा बहुत, मतलब यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। ये पंक्ति पूछी है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको यहीं से शुरू करती हूँ, इसलिए मैंने यहां से शुरू किया है। कुछ ना कुछ पाता रहा है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है, बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ ना कुछ पाता रहा है। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय करे। निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूं कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। तो ये व्यक्ति प्रधान है या विषय प्रधान है, ठीक है। अब ये निवेदन में जो चिंतामणि है भाग फर्स्ट, उसमें दे रखा है शुक्ल जी का स्वयं का वक्तव्य है, स्वयं का कथन है। तो ये आप लोगों को इसलिए पढ़ा है कि ये एक एग्जाम में पूछा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चिंतामणि है, ये पूरी मैंने चिंतामणि की पीडीएफ ली है, कि चिंतामणि में यदि बात करते हैं तो कुल कितने निबंध है, कुल कितने निबंध है, कितने निबंध है। देखिए, कुल कितने निबंध है, इसमें 17 निबंध है, 17 निबंध है, ठीक है। और पहला निबंध यदि बात करते हैं तो भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार का पहला निबंध है इसमें। दूसरा है उत्साह, श्रद्धा, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति और घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। और 11वें नंबर का हमारा कौन सा है, कविता क्या है, कौन से नंबर का है, निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में, 11वें नंबर का निबंध कविता क्या है लगा हुआ है। कुल कितने निबंध है, तो मैंने बताया कुल कितने निबंध है, 17 निबंध है। अब इसमें पूछे कि पहला निबंध कौन सा है, भाव या मनोविकार। और अंतिम निबंध की यदि बात करते हैं तो अंतिम निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप। वैसे तो याद आपको होंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप देख लेंगे। देखिए, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, ये भी इनका निबंध है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये भी है। मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविता क्या है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, भाव या मनोविकार। मैंने नीचे से इसलिए पढ़ा है कि ऊपर के तो हमें लगभग सभी को याद रहते हैं, नीचे वाले जो ये निबंध है ना, ये हमें याद नहीं रहते, इसलिए मैंने नीचे से रसात्मक बोध के विविध रूप से, अंतिम रसात्मक बोध के विविध रूप, और पहला भाव या मनोविकार। और 11वें नंबर का निबंध हमारे आरपीएससी में लगा हुआ है। अब इसमें पूछे कि कुल कितने विकार, भाव के जो विकार है उनके ऊपर लिखा है। तो भाव है उत्साह, क्योंकि ये भाव और मनोविकार है ना, ये तो भाव और मनोविकार को बताया गया है, बट ये है नहीं ये भाव, ये यहां से भाव शुरू होता है। एक तो उत्साह, श्रद्धा का भाव, करुणा का भाव, लज्जा व ग्लानि, लोभ व प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये निबंध है जो भाव से संबंधित है। तो पहला कौन सा निबंध भाव से है, दूसरे नंबर का निबंध। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निबंध ऐसे हैं जो इसमें भाव से संबंधित है।
और पहला भाव या मनोविकार से संबंधित है। खूब अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने खूब अच्छे से बता दिया आप लोगों को। बाकी आप इसको ऊपर नीचे एक दो बार पीडीएफ को करके देख लेना, इसको क्या बोलते हैं, वीडियो को, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। अब हम चलते हैं, हमारा जो निबंध है ना, हमारा जो निबंध है उसके ऊपर हम चलते हैं। बात होती है कविता क्या है, शुक्ल जी का जो निबंध है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये मैंने खुद से, मेरे पास जो चिंतामणि भाग फर्स्ट था उसी में से मैंने पीडीएफ बनाई है, और उसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि वो जो मैंने डाउनलोड किया था जिसमें पढ़ा रही थी उसमें शब्द कुछ समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि पुराने सब अक्षरों के अंदर लिखी हुई थी, काफी पुराना संस्करण था, इसलिए मैंने खुद के पास से पीडीएफ बनाई है। शुरू करते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता है और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है। ये मैंने बताया कि आपको शुरू की तो सभी पंक्ति आपको याद रखनी है, तो ये पंक्ति आप शुरू की पंक्ति तो आप याद कर ही लेना किस निबंध से है। मनुष्य अपने भाव और विचारों के लिए दूसरों के भाव और विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और लड़ता हुआ अंत तक चलता है। ये शुक्ल जी की कविता क्या है, निबंध से है, और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि, लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है, मतलब बंधा हुआ रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में, और ये बहुत ही अच्छी मतलब है कि रस की दशा क्या होती है, कविता में ये भी बता दिया। जब जैसे आत्मा मुक्त होती है ना, तो उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें कहते हैं ना कि भाई अब इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये आत्मा की मुक्त अवस्था तो ज्ञान दशा से है। और हृदय की मुक्त अवस्था होती है जब रस दशा प्राप्त होती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कविता की परिभाषा शुक्ल जी के अनुसार, हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम, जो ये साधना है ना, शब्द विधान करने की जो साधना है जिसे कविता कहते हैं, इसको हम भाव योग कहते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग का समक्ष मानते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष क्या मानते हैं, ये भाव योग को। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कविता मनुष्य को हृदय के स्वार्थ संबंधों, जो स्वार्थ के संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर लेकर जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन कर लेता है, किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। मतलब कि जब हमें, जैसे कि हम कोई नाटक देख रहे हैं, कोई कुछ भी देख रहे हैं, तो कई बार हमें ऐसा कि हमें पता ही नहीं होता, जो हमारे सामने चल रहा है हम भी उसी को अपना समझ के, उसी की अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां समझ के, वो रोता है तो रोते हैं हम, वो हंसता है तो हमें भी खुशी होती है, हंसते हैं, तो वो लोक सामान्य की अनुभूति हो गई। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति के योग के अभ्यास से हमारी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। दोबारा हो गया रिपीट। इस अनुभूति योग के माध्यम से हमारे मनोविकारों का, ये जो अनुभूति होती है, जैसे हंसी का, रोने का,
ये जो मनोविकार, जो इससे हमें मनोविकारों का परिष्कार होता है। शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इसमें अरस्तु ने भी कहा है कि मतलब कि जो हमारे मनोविकार है ना, उसका परिष्कार होता है। जैसे हमें डर लग रहा है, डर लगता है, और हमें इतना डर दिया जाए, इतना डराया जाए, इतना डराया जाए कि हमारे जो डर का जो मनोविकार, जो हमारे अंदर जो भाव था, उसका परिष्कार हो जाए। यही बात यहाँ पे है कि हमारे जैसे कि हमारे मनोविकार है, उनका परिष्कार होता है। शेष सृष्टि के साथ हमारा जो संबंध है ना, रागात्मक संबंध, अनेक रूपात्मक है। उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक रूपात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जब कि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हमें उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भाव के विषय आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणित करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती है। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पट पर चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, धुरी, हल, झोंपड़े, चौपाहे इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, कुहरे का छाना, डर से भागना, मुंह से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बहा पकड़कर निकालना, हाथ से हिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भाव के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुक्रम वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भाव के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा ऐसा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालयों के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला रोकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। अगला अंश है सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता का आवरण और कविता अगला है। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों तो उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भाव के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भाव का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भाव के विषय तो अमूर्त होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अप्रांग कहते हैं। अब पूछ सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में अपरूपराग, अरूपराग, सॉरी ये क्या है,
कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भाव को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। अरूप राग बौद्ध दर्शन में किसे कहते हैं? भाव के विषय जो अमूर्त होने लगते हैं, जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भाव को बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। भाव के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषय और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति के एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संपत्ति को अनवस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र है। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं। मतलब काव्य की दृष्टि से उस कुत्ते में जिसके सामने से भोजन छीन लिया जाए और उस व्यक्ति से जिसके कागज, जिसके भाई ने उसकी संपत्ति अपने नाम करवा ली, उनमें काव्य की दृष्टि से तो भेद है नहीं, केवल विषय का थोड़ा अंतर है। हाँ, विषय का जरूर अंतर है कि वो कुत्ता है तो वो अपने भोजन के लिए और ये संपत्ति के लिए, विषय जरूर इन दोनों का अलग अलग है। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। जो ये कुत्ते और इस व्यक्ति का जो उदाहरण है, इसमें जो विषय का जो रूप बदला है ना, उसी का नाम क्या है? सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। यह एक प्रच्छन्न रूप वैसा मर्म स्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यो ज्यो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। यहां से दोबारा रिपीट करते हैं, पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्म स्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यो ज्यो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। सभ्यता वाला मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। जैसे सभ्यता का आवरण ओढ़ लेते हैं ना, तो कवि का कार्य भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको उसके आवरण को हटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों तो एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो छोम के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए नहीं कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ, मैं बैठा सूखे चने चबाऊं, तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुसाले ओढ़ कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्ष ग्रहण। इसमें सभ्यता के रूप से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भाव का सीधा लगाव है और जो इस कारण भाव को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवि क्वेरिति वृत्त मात्र निर्वाह हेणा आत्म पद लाभ है। ध्वनिकार ने कहा है कि नहीं कवेरिति वर्त मात्र निर्वाह हेणा आत्म पद लाभ है। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहे जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, ये अंडरलाइन कर लेना किस निबंध से है। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाए कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए और हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री का शिक्षा का अभाव है, ये तो छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा।
जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भाव से सीधा पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा न खड़ा होगा हो सकेगा। भाव के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करती है। मतलब कि हर भाव के मूर्त विषयों की तह में भी मूर्त गोचर रूप, जो अमूर्त जो हमारे भाव है ना, जो सबके सामने दिख रहे, उनके अंदर भी कुछ मूर्त या गोचर घूमते हुए कुछ लिप्सा जरूर होती है अंदर। जैसे कि आनंद की या ऐसे कोई भी हमारे अंदर लिप्सा हो सकती है, जो वो मूर्त रूप में है, लेकिन भाव में वो अमूर्त रूप में हमारे सामने है। काव्य के अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुणा का भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्र के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। ये सभ्यता का आवरण कविता के ऊपर। अब कविता और सृष्टि प्रचार। सृष्टि प्रचार अगला क्या है? कविता और सृष्टि प्रचार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार प्रसार का प्रसार करती है। मतलब यहां से दोबारा पढ़िए, हृदय पर नित्य प्रभाव, क्योंकि शुक्ल जी की भाषा है ना, एक बार से समझ भी नहीं आती, काफी कठिन लिखते हैं ये। इनके जो ये निबंध है ना, ये कैसे हैं? विषय प्रधान है, विषय प्रधान। ध्यान रखना ये, क्योंकि हमें शुरू में पढ़ा भी था, बुद्धि निकलती रही है, उसके साथ साथ हृदय को भी साथ लेके। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि ये निबंध है, ये विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। तो व्यक्ति प्रधान, ये किसी विषय को उठा के लिखे गए हैं, तो विषय प्रधान निबंध है। इनकी भाषा शुक्ल की काफी कठिन होती है, एक बार से मतलब सीधे सीधे आप लोगों को समझ भी नहीं आती है, हमें क्वेश्चंस पकड़ने हैं। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ, कविता है वो बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य के अंतर प्रकृति का सामंजस्य घटित करती है। अब कविता के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या कविता बाह्य प्रकृति के साथ ही सामंजस्य रखती है या मनुष्य के अंतर प्रकृति के साथ भी? तो दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है, जो उसके भावात्मक जो सत्ता होती है मनुष्य की, उसका प्रसार करती है। यदि अपने भाव को समेट कर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रहे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी? यदि वह लहराते हुए खेतों जंगलों हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नाली काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पट पर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिलते हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुनकर वह न पसीजा, यदि अनाथ और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से तिल मिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया? मतलब ऐसी सभी परिस्थितियों में वो उस परिस्थिति के अनुसार करता ही करता है मनुष्य। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझनी। मतलब ये सब परिस्थितियों के अनुसार अगर वो नहीं कुछ कर रहा है, तो उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा समझनी चाहिए। काव्य दृष्टि कहे तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है। काव्य की दृष्टि कहाँ होती है? नर क्षेत्र के भीतर होती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के साथ और कहीं समस्त चराचर में। अब ये ध्यान रखने योग्य बात है कि काव्य की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है? नर क्षेत्र के भीतर होती है, मतलब मनुष्य के अंदर भी होती है, मनुष्य से इतर, मनुष्य से बाहर, मतलब कि बाहरी जगत में भी होती है, और कहीं समस्त चराचर जो भी है सभी में होती है।
पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व के बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति के नाना संबंधों और अधिकतर कविताएं कहाँ हुई है, किसके भीतर, नर क्षेत्र के भीतर हुई है। देखो ये सीधे सीधे सवाल पूछने के हैं कि पूछ सकते हैं कि काव्य दृष्टि कहाँ कहाँ रही है, तो ये तीनों आपको मिलेंगे ऑप्शन में। और पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब अधिकतर कविता किस क्षेत्र में हुई है, तो नर क्षेत्र के भीतर हुई है। नर क्षेत्र के बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्य और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा किसके भीतर है, ये नर क्षेत्र के भीतर हुई है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं, जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानता मनुष्य चित्र बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंस पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित ही है। इस प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यदि यही बात कही जा सकती है रहे मुक्तक या फुटकर पद, वे भी अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। साहित्य शास्त्र की जो रस निरूपण जो पद्धति है ना, उसमें आलंबन के बीच जो बाह्य प्रकृति है उसको स्थान नहीं मिला है। यदि यह उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता। मतलब जब हम रस पढ़ते हैं तो रस के में देखते हैं आलम्बन और उद्दीपन, तो उद्दीपन प्राकृतिक होते हैं, जो बीच बीच में प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उसमें रति का भाव नहीं होता, उससे सिर्फ बढ़ाई जाती है जो भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। जो रस हमें मिलता है उसको जो जिससे मिलता है वो तो उद्दीपन वो तो आलम्बन होता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जो प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन रूप में दिखाए जाते हैं उसमें होता नहीं, सिर्फ उसको बढ़ावा देते हैं। नायक या नायिका के प्रति होता है, वे दूसरे के प्रति उत्पन्न पीड़ा प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र आलम्बन नहीं होते। ये रस से संबंधित जब बातें हैं यहाँ पे सारी की सारी किससे संबंधित है, रस से संबंधित। स्वयं प्रीति के पात्र या आलम्बन नहीं होते, संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक और नायिका के रूप में वर्णन किया जाता है उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्य के रूप व्यापार या मनोवृत्ति के साधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। दूसरा है मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण, मतलब मनुष्य से इतर क्या आएगा, प्राकृतिक जो आलम्बन है वो आएंगे। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहां प्रकृति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रह्य दो प्रकार का हो सकता है। कहते कि वस्तुओं जो वर्णन हो रहा है उन वस्तुओं का मन में ग्रहण, मतलब वर्णन में जो वस्तुएं हमने ली है उनकी वस्तुओं का जो ग्रहण है ना वो दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो बिंब के रूप में ग्रहण और एक अर्थ के रूप में ग्रहण। सीधा सीधा अर्थ लेते हैं, एक इसको बिंबों के प्रतीकों के माध्यम से, मतलब दो प्रकार से वस्तुओं का हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। उनके वर्णन जो हुआ है उसका अर्थ कैसे ग्रहण कर सकते हैं, बिंबों के माध्यम से या सीधा सीधा अर्थ। किसी ने कहा है कमल, अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ी और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति में थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कह सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृष्टि चित्र में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। अब देखिए कि एक में तो सिर्फ सीधा सीधा अर्थ ले लिया जाए, एक में उसका चित्र उपस्थित हो जाए हमारे सामने, ठीक है। व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में तो दूसरे प्रकार का, और पहले प्रकार का किसमें आता है,
संकेत ग्रहण में, मतलब बिंबों में। बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तु के अंग प्रत्यंग, वर्णन, आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अतः यहाँ जहां ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहां समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति के आलम्बन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का ये हेमंत वर्णन ले लीजिए। अब ये आप लोग पढ़ लीजिए, संस्कृत में, ये संस्कृत में है, पढ़ लीजिएगा। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ नीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है, ये उसी का अर्थ है। बिना फूल के वन समूह कुहरे के अंधकार में सोए से जाल से जान पड़ते हैं। नदियां जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं टूट फूट कर छितरा गई है, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। मनुष्य तरह बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। मनुष्य से इतर मतलब प्राकृतिक नाटक यद्यपि मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं। मनुष्य नाटक इसलिए लिखे जाते हैं, मनुष्य है ना, उसके भीतरी और बाहरी जो प्रवृत्ति है उसमें है ना, उसी को प्रदर्शित करने के लिए लिखे जाते हैं। और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतःवर्ती विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं मिलती। मनुष्य इतर जो मतलब प्रकृति की जो प्रधानता मिलती है वो मेघदूत में सर्वाधिक मिलती है संस्कृत में, और उससे ज्यादा कहीं नहीं मिलती। पूर्व में तो वहां तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या धात भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी का सीधी सादी प्रेम दृष्टि है। ये यहां से आप अंडरलाइन कर लेना, मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, और यहां तक लेके, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि किस निबंध से लिया गया है। अंततः रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुप गुंजा, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समेत इत्यादि की चर्चा करते हैं। वे विषय या भोगलिप्सी हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु मंडित मरकताभ स्वादल जल अत्यंत विशाल, मतलब कि इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु, जो मंडित मरकताभ स्वादुल जल शिखर से गिरते हुए जल प्रपात के गंभीर गरज से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विधि वर्ण स्फुरण की विशाल भव्यता विचित्रता में अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। मतलब प्रकृति है ना, उसके साधारण और असाधारण सभी प्रकार के रूप किसमें मिलते हैं? वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के। यहाँ पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है।
प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही अंग्रेजी के पिछले कवियों के वर्डवर्थ की दृष्टि सामान्य में चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी। पर शैली की अब यह पूछ सकते हैं कि किस पाश्चात्य वर्डवर्थ का नाम आया यहाँ पे। साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य धीरे सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक तुरंत की जाती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं के में साफ सुथरे ग्राम चैत्य और कथा गोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झूपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावनाओं को बराबर लीन करती है। बुढ़ी की झूपड़ी में न कोई चमक धमक थी, न कला कौशल का विचित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत सृष्टि वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती है, वे ही पूरे सहृदय भाव कहे जा सकते हैं। पूरे सहृदय भाव कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार जीवन प्राचीन है। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रहकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गोरिया हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने के कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई जाती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागते फिरते हो। कौन कहती है? घास जो हरी हरी निकल आती है। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। यहां से आप अंडरलाइन, मैंने जो कर रखा है वो तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहां तक की क्लास, अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।